जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKS में। तो दोस्त कैसे हैं? चलिए, पढ़ाई लिखाई यूँ ही चल रही होगी आपकी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले सेशन में हमने देखा एक प्रमेय जो मध्य बिंदु प्रमेय था, उससे हमने समझा था। उसमें क्या बातें थीं एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर दे रहे हैं। उसमें यह बातें थीं कि अगर किसी त्रिभुज में अगर आप त्रिभुज की किन्हीं दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं को जब आपस में मिलाते हैं, ध्यान से सावधानी से समझिएगा, सुनिएगा। मध्य बिंदुओं को, कोई भी बिंदु को नहीं, मध्य बिंदुओं को जब कभी भी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को आपस में मिलाएंगे तो जो रेखा का निर्माण होगा वो रेखा उसी त्रिभुज के जो तीसरी रेखा जो बची हुई है उसके समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। ये हमने देखा था प्रमेय में, और इससे बखूबी अच्छे तरीके से हमने सिद्ध भी किया था कि किस प्रकार कि जब एक रेखाखंड का जब निर्माण हो रहा है तो वो तीसरी रेखा के समांतर होगा। इसी प्रमेय से संबंधित जस्ट इसका अपोजिट आपको एक और प्रमेय पढ़ना है। आइए चलिए देखते हैं, समझते हैं। एक बार सेशन को शुरू होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए देखिएगा। हमने आपको पिछले सेशन में 8.9 बताया था दोस्त। देख सकते हैं, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदु ध्यान में रखिएगा, को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा तीसरी भुजा का क्या होगा? समांतर होगा। 8.10 यानी 8.1 प्रमेय देखिए क्या कह रहा है। 8.10 प्रमेय यह क्या कह रहा है, जरा गौर से समझिएगा। बोल रहा है दोस्त कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ध्यान से समझिएगा, एक भुजा का बात कर रहा है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब आइए जरा समझिएगा। कहना यह चाहता है दोस्त कि आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार। यह हमारा हो गया, क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। चलिए अब गौर से देखिएगा, नामकरण कर देते हैं A, B और C। हमारे इस प्रमेय में दिया क्या हुआ है यह देख लीजिए। सबसे पहले कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले प्रमेय भी क्या एक प्रश्न ही है, बस उसे प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं क्योंकि उसको हम सिद्ध करते हैं, और क्या है, इससे अधिक कुछ है नहीं। ध्यान समझिएगा। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें किसी एक रेखा पर एक मध्य बिंदु दिया हुआ है। मान लेते हैं वो AB पर है, एक D पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ये दिया हुआ है, सावधान रहिएगा। ये क्या है? ये दिया हुआ है। D क्या है? मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु है? AB का। किसका मध्य बिंदु है? AB का। और बोल रहा है कि हमने एक रेखाखंड इससे इस प्रकार खींचा, इस प्रकार बनाया। मान लेते हैं यहां पर यह E पॉइंट है। क्या है? E पॉइंट है। क्या है दोस्त? यह E पॉइंट है। एक सेकंड में, ये क्या है? E पॉइंट है। बोल रहा है कि हमने जो इस मध्य बिंदु से एक हमने रेखा बनाया जो E पॉइंट पर AC के प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। इससे क्या होगा सर? अब इसमें यह दिया हुआ है कि जो यह रेखाखंड है DE वह समांतर है BC के। समझिएगा, D मध्य बिंदु है, यह दिया हुआ है। DE BC के पैरेलल है, यह दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। सिद्ध करना है कि जो E पॉइंट है, जो E बिंदु है, जो E बिंदु है वो AC का क्या है? मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु। मतलब कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें से किसी एक रेखा का मध्य बिंदु, उसके जो भी रेखा उस बिंदु से खींच रहे हैं, तो जब वह एक दूसरी रेखा पर
प्रतिच्छेद कर रही है, मान लेते हैं वो ई पॉइंट पर कर रही है, और जो रेखाखंड निर्माण हो रहा है डी, वो दे दिया है कि बीसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। बस आपको यह सिद्ध करना है कि जिस पॉइंट पर वो प्रतिच्छेद कर रहा है, एक जो तीसरी रेखा है, यह तीसरी रेखा है, दूसरी रेखा के यह रेखा क्या है? समांतर है, और तीसरी रेखा पर यह जो ई पॉइंट बन रहा है, यह ई पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। यही साबित करना है। चलिए आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा कैसे करेंगे। यहां से हमारा प्रोसेस होता है अपना इसे सिद्ध करने का। तो पहले क्या करते हैं? एजम्पशन मान लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। जरा ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि एक और पॉइंट है, वो मान लेते हैं वो एफ पॉइंट है। हमने एक दूसरा कोई एफ पॉइंट एसी पर लिया। हमने क्या किया? रचना किया। क्या किया दोस्त? रचना किया। रचना में हमने क्या किया? एफ बिंदु लिया, एक बिंदु एफ लिया जो किस पर है? एसी पर है, और हमने रचना में इससे एफ बिंदु को मध्य बिंदु मान लिया। क्या मान लिया? मध्य बिंदु। किसका? एसी का। ध्यान समझिएगा, हमने एक रचना किया, जिससे डीएफ का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। हमने एक रचना किया, उस रचना में क्या किया दोस्त कि हमने जो डी पॉइंट मध्य बिंदु था एबी का, वहां से एक रेखाखंड खींच रहे हैं। एक दूसरा पॉइंट जो है हमने ले लिया एफ बिंदु। हमने एसी पर कोई एफ बिंदु ले लिया, उसको मान लिया मध्य बिंदु। मान ले रहे, ध्यान समझिएगा, मान रहे हैं। मान लिए क्या? या एफ क्या है? मध्य बिंदु है। एफ बिंदु एसी पर लिए और रेखाखंड खींचे हैं, तो डीएफ बना हुआ है, और एफ क्या है? मध्य बिंदु है। जब एफ मध्य बिंदु है, मान रहे हैं, तो ये भी तो आपको लेना पड़ेगा दोस्त, क्या कि मान लेते हैं जब एफ मध्य बिंदु है तो ई क्या होगा? मध्य बिंदु नहीं होगा। ई क्या होगा? ई मान लेते हैं कि ई बिंदु को ई बिंदु को मान लेते हैं कि मध्य बिंदु नहीं है। क्या नहीं है? मध्य बिंदु नहीं है। समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। हमको दिखाना है ई क्या है? मध्य बिंदु होगा। तो हम एक एजम्पशन लेकर चल रहे हैं। मान लेते हैं कि ई मध्य बिंदु नहीं है। मान लेते हैं क्या? ई मध्य बिंदु नहीं है। तब हम एक रचना करते हैं जहां पर एफ एक बिंदु लेते हैं एसी पर ही, और उसे मध्य बिंदु घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्त? मध्य बिंदु घोषित कर देते हैं। अब जरा समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट, ए बी का डी क्या है? मध्य बिंदु है, और हमारे मानने के अनुसार, किसके अनुसार? मानने के अनुसार एसी का मध्य बिंदु क्या है? एफ है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। समझिएगा, जरा ध्यान से गौर से समझिएगा। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी। यह चीज आपको दिया है, और मानने के अनुसार एसी क्या है? एसी का मध्य बिंदु क्या है? एफ है। अब जरा समझिएगा, ए बी का मध्य बिंदु डी, एसी का मध्य बिंदु एफ, तो जो डी एफ बन रहा है, डी एफ क्या होगा? जरा समझिएगा, यहां से चौथा पॉइंट जरा समझिएगा। डी एफ क्या होगा? पैरेलल बीसी के होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा सर? तो यह प्रमेय 8.9 के अनुसार। मतलब यह है दोस्त कि जब ए बी का बिंदु डी यह दिया हुआ है मध्य बिंदु है, और हमने मान लिया है कि ई मध्य बिंदु नहीं है, और एफ को ले लिया है एक, एफ मतलब कोई भी पॉइंट एक ले लिए हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि एफ क्या है? मध्य बिंदु है। तो जब जो डीएफ जो बनेगा, जब ए बी का किसी भी, आपने 8.9 प्रमेय में क्या पढ़ा था? किसी भी त्रिभुज का एक रेखा का मध्य बिंदु डी हो गया, दूसरी रेखा का मध्य बिंदु क्या हो गया? एफ हो गया। जब इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे डीएफ क्या बनेगा? डीएफ। जब डीएफ जो रेखाखंड बनेगा वो किसके पैरेलल होगा? तीसरी रेखा क्या? तीसरी रेखा क्या है? बीसी। क्या है? बीसी। तो डीएफ क्या हो जाएगा? पैरेलल बीसी। अब प्रमेय कौन सा? 8.9। अब जरा गौर से समझिएगा, गौर से यहां पर समझिएगा। डीएफ पैरेलल होगा बीसी,
यह कब होगा? डी एफ पैरेलल बी सी कब हुआ? जब हमने एफ को क्या माना? मध्य बिंदु, और ई को हमने मध्य बिंदु नहीं माना, तब हुआ जाकर डी एफ पैरेलल बी सी। परंतु आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है, आपके प्रमेय में ही दिया हुआ है क्या? कि डी ई पैरेलल है बी सी के। क्या दिया हुआ है दोस्त? डी ई पैरेलल है बी सी के। अब इसने पहले ही दे दिया है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो क्या कभी डी एफ पैरेलल बी सी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जरा समझिएगा। किसी भी त्रिभुज में जब उनके दो रेखाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो जो रेखाखंड बनता है वो तीसरी रेखा के पैरेलल होगा। सिर्फ एक ही रेखा बनेगी त्रिभुज में। कितनी रेखा बनेगी? सिर्फ एक रेखा बनेगी। मतलब बात को समझिएगा। अगर किसी और बिंदु को मिला रहे हैं, वहां पर मध्य बिंदु को देखिएगा, समझिएगा, हम यहां से भी मिला सकते हैं, यहां से भी मिला सकते हैं, यह भी समांतर हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। परंतु यह मध्य बिंदु होगा? नहीं होगा। परंतु जब आप किसी भी त्रिभुज में उसका एग्जैक्ट पॉइंट मध्य बिंदु लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं? मध्य बिंदु। अब देखिए, अब यहां से ये बिंदु, हम ये बिंदु मिला दिए, तो ये समांतर होगा? नहीं होगा। समांतर वैसे भी दिख भी नहीं रहा, बाकी प्रूफ भी नहीं हो पाएगा कि यह समांतर होगा। परंतु यह एक कंसेप्ट है कि जब कभी किसी भी कंडीशन में जब त्रिभुज के मध्य बिंदु को आपस में मिला रहे हैं तो वह समांतर होगा ही तीसरी रेखा के। अब जरा समझिएगा, इसका मध्य बिंदु ये है। अब इसका हम मान लेते हैं एफ मध्य बिंदु है, माने हैं, और ई को माने हैं कि मध्य बिंदु नहीं है, तो निकल कर आ रहा है डी एफ पैरेलल बी सी। जबकि आपके प्रश्न में दिया हुआ है डी ई, क्या है? डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। इसका मतलब कि एफ जो पॉइंट है वो है ही नहीं। एफ जो पॉइंट है वो है ही नहीं। जो हमने माना है एफ मध्य बिंदु, ये है ही नहीं। एक्चुअल जो हमने माना है कि ई जो होगा वो मध्य बिंदु नहीं होगा, तो वो दोनों में विपरीत हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। मतलब कि हमने मान कर हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? हम यहाँ तक तभी पहुंचे जब हम यह माने कि ई पॉइंट मध्य बिंदु नहीं है, ई पॉइंट मध्य बिंदु नहीं है। परंतु जब हम यहां तक पहुंचे तो हमको यह समझ में आया कि ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि बीसी के पैरेलल डीई होगा। जब यह दिया हुआ है कि डीई के पैरेलल, डीई जो होगा बीसी के पैरेलल होगा, तो डीएफ कभी हो ही नहीं सकता है बीसी के पैरेलल। इसलिए जो हमारा माना हुआ है कि ई जो है मध्य बिंदु नहीं है, असल में वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, यानी वो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा। यानी जो हम मान कर चल रहे हैं कि ई जो होगा मध्य बिंदु होगा, वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। और फाइनल क्या निकल कर आ जाएगा? ई क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। फाइनल क्या निकल कर आ जाएगा दोस्त? ई मध्य बिंदु। ये इस प्रकार सिद्ध होता है। ये थोड़ा एजम्पशन को लेकर चलना होता है। इसमें डायरेक्ट आप सोचेंगे कि नहीं, जिस प्रकार वहाँ पर हमने बनाया था चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, वैसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं, ये उसका जस्ट वाइस वर्सा है। इस वजह से इसमें ऐसा सपोजिशन लेकर चला जाता है। वाइस वर्सा में अक्सर ऐसा ही होता है कि सपोजिशन लेकर चला जाता है, एक विपरीत मान लिया जाता है, परंतु हमें निष्कर्ष जो मिलता है उसके पक्ष में नहीं मिलता है। जब पक्ष में नहीं मिलेगा, जब नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है जो हमने माना है कि ई जो मध्य बिंदु नहीं है वो असल में क्या हो जाएगा? ई मध्य बिंदु हो जाएगा। चलिए, आई थिंक आप 8.110 ये प्रमेय समझ गए होंगे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए आइए देखिए उदाहरण 7 को करते हैं, उसके बाद यहां पर सेशन को समाप्त करेंगे। आइए जरा देखिएगा उदाहरण 7 क्या कहता है। देखिएगा पहले प्रश्न को समझिएगा दोस्त। बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में डी ई एफ क्रमशः भुजाओं के ए बी बी सी सी ए क्या है? मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे। चलिए ट्रायंगल एबीसी बनाइए। ट्रायंगल एबीसी ये हो जाएगा ए बी सी। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है, तो ए बी के जगह पर डी लिख देंगे। उसके बाद ई जो है बीसी का है, तो ई यहाँ पर लिख देंगे, और एफ इसका है। अब इन बिंदुओं को क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। इस प्रकार मिला दिया गया है।
चलिए, इस प्रकार हमने मिला दिया और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि दर्शाइए, जो आप चित्र सामने भी देख सकते हैं और अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दर्शाइए कि बिंदुओं जो डी, ई और एफ को मिलाने के पश्चात जो ट्रायंगल एबीसी में कम से कम 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिएगा जरा कौन कौन, 1, 2, 3 और 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये चारों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। आइए जरा देखते हैं, समझिएगा कैसे होगा। अब जरा गौर से समझिएगा दोस्त, यहाँ पर दिया क्या हुआ है हम सबसे पहले लिख लेंगे। उदाहरण क्या कर रहे हैं? उदाहरण 7 कर रहे हैं। उदाहरण हम 7 कर रहे हैं। हर बार की भांति हम वही लिखेंगे कि दिया क्या हुआ है। दिया क्या हुआ है? तो जो आपका डी है वो मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। उसी प्रकार जो ई है मध्य बिंदु है। किसका? बी सी का। उसी प्रकार जो एफ है वो भी क्या है? मध्य बिंदु है। किसका? ए सी का। ये चीज़ हमको दिया हुआ है। अब यहाँ से हमारा प्रोसेस होता है सिद्ध करने का कि ये जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं काउंटिंग के हिसाब से 1, 2, 3 और 4, ये चारों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे जरा गौर से समझिएगा। जरा आप, क्या हम ए बी सी ट्रायंगल देख रहे हैं? ए बी सी में जब डी और एफ मध्य बिंदु है तो क्या यह डी एफ बी सी के पैरेलल हो जाएगा? होगा, बिल्कुल, कोई समस्या यहाँ पे नहीं। जरा समझिएगा क्या कहना चाहते हैं। ट्रायंगल एबीसी में डी और एफ 2 मध्य बिंदु हैं और जब इन मध्य बिंदुओं को मिलाया जाएगा तो जो तीसरी रेखा बीसी बच रही है उसके क्या होगा? समांतर, अकॉर्डिंग टू 8.9 प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ए बी सी में डी एफ पैरेलल होगा बी सी के। कोई समस्या नहीं। अब जरा समझिएगा, डी एफ पैरेलल है बी सी के, पैरेलल है बीसी के, तो क्या हम डी एफ पैरेलल है बीई लिख सकते हैं? कोई समस्या नहीं होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि डी एफ पैरेलल है बीसी के, तो इसका जो आधा है ये भी क्या है? ई क्या है? ये भी तो मध्य बिंदु है, तो जो बीई है उसके भी क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा दोस्त? समांतर होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त, फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा। अब ट्रायंगल ए बी सी में जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी सी में क्या ई एफ पैरेलल होगा कि नहीं? ए बी के होगा, बिल्कुल एक कर दिखा रहे हैं, बाकी आप अपने से करने का प्रयत्न करेंगे। जरा समझिएगा, ई एफ पैरेलल होगा ए बी के, बिल्कुल पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ई भी मध्य बिंदु है और एफ भी क्या है? मध्य बिंदु है। तो जब यह मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु और दोनों को मिलाएंगे तो जो रेखाखंड ई एफ बन रहा है वो ए बी के क्या होगा? पैरेलल होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, क्या ई एफ पैरेलल बी डी के हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। क्यों? क्योंकि ए बी का ही तो बी डी भाग है। ए बी का ही बी डी किसका भाग है? ए बी का भाग है, तो उसका भी क्या होगा? वही समांतर होगा। अब जरा समझिएगा, यहां से फर्स्ट और सेकंड को ध्यान में रखिए जरा। किसको दोस्त? फर्स्ट एवं सेकंड के अनुसार। फर्स्ट डी एफ बीई, यह डी एफ और बीई समांतर। सेकंड ई एफ बी डी, ई एफ बी डी, ई एफ बी डी। तो क्या फर्स्ट एवं सेकेंड के अनुसार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कि बी डी एफ ई एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है दोस्त? समांतर चतुर्भुज। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं? देखिएगा, हमने निकाला यहाँ पर पहला, यह कैसे हुआ, यह भी कैसे हुआ, आप समझ रहे होंगे। पहला डी एफ पैरेलल है बी के, डी एफ पैरेलल है बी के। दूसरा के अनुसार ई एफ पैरेलल है बी डी के। तो क्या हम लिख सकते हैं बी डी एफ ई एक समांतर चतुर्भुज होगा? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब यह समांतर चतुर्भुज है तो इसमें 2 ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। जरा गौर से समझिएगा, 2 ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। कौन से 2 ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है? अब जरा समझिएगा, बी डी ई एफ में, बी डी एफ ई में
डी ई क्या है? विकर्ण है। डी क्या है? विकर्ण है। जो बी डी एफ ई को दो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या कर रहा है? बांटता है। क्या आप इस लास्ट लाइन को समझ पा रहे हैं जो हमने लिखा है? लास्ट लाइन कि बी डी एफ ई में डी ई विकर्ण जो बी डी एफ ई को दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। क्या आपने पढ़ा है कि नहीं प्रमेय में? शुरुआत में ही आपने पढ़ा होगा दोस्त कि कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है जब उसको उसके विकर्ण मिलाते हैं, उनके विकर्ण बनाते हैं, तो दो त्रिभुजों में क्या होते हैं? दो सर्वांगसम त्रिभुजों में उनका निर्माण होता है। अब यहाँ पर सिद्ध करने नहीं जाएंगे, नहीं। अगर आपको नहीं ये सिद्ध करने आया है तो आप पिछले सेशन को अटेंड कीजिए, वहाँ पर देखिए किस प्रकार यह सिद्ध हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज में उनके विकर्ण आपस में मिलाते हैं तो किस प्रकार दो सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण होता है। पिछले सेशन को अटेंड कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, परंतु यह यहाँ पर सिद्ध नहीं करेंगे। अब क्या हो जाएगा कि डी ई क्या हो जाएगा? विकर्ण। इसमें दो सर्वांगसम त्रिभुज में बटेंगे। अब उन त्रिभुजों को क्या करना है? नाम लिख देना है। लिख दीजिए ट्रायंगल बी डी ई सर्वांगसम होगा ट्रायंगल एफ डी ई के साथ। किसके साथ? एफ डी के साथ। अब हमने देखा दोस्त कि चारों त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांगसम करना है। हमने आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर कर दिखा दिए हैं। सेम प्रोसेस से उसी प्रकार डी एफ जो बी के पैरेलल हुआ था वो अब इसी के पैरेलल हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा? एफ सी क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल हो जाएगा। इसके पैरेलल कैसे होगा? क्यों? क्योंकि आपका यह जो निकल कर आ रहा है डी ई, ये भी तो मध्य बिंदु है और किसके पैरेलल है? एसी के। तो जाहिर सी बात है डी किसके पैरेलल हो जाएगा? एफसी के। तो यह दोनों आपस में फिर सर्वांगसम कर ले जाइएगा। उसके बाद फिर यह वाला यह आपका तीसरा हो जाएगा और यह आपका चौथा हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी यह इसके पैरेलल, यह इसके पैरेलल, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। इस प्रकार फाइनली क्या हो जाएगा? चारों त्रिभुज आपस में क्या निकल कर आ जाएंगे? सर्वांगसम निकल कर आ जाएंगे। तो इसके आगे क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार या जब आपने ये कर दिया, अब हर बार आप करने नहीं जाएंगे, हर बार ये सब चीजें नहीं देखने जाएंगे। इसके नीचे क्या लिख देंगे? इसलिए इसी प्रकार से अब इसका नाम लिखेंगे। कौन सा चतुर्भुज है? नाम लिखेंगे डी एफ सी ई। एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे? सर्वांगसम। उसी प्रकार फिर नीचे लिखेंगे, फिर पुनः नीचे लिखेंगे कि ए डी ई एफ एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। फिर इन दोनों ट्रायंगलों को आपस में क्या लिख देंगे? सर्वांगसम। प्रोसेस क्या होगा? यही प्रोसेस होगा। इसमें भी करेंगे तो यह प्रोसेस अपनाएंगे, यही प्रोसेस अपनाएंगे। लेकिन जब आप एक प्रोसेस कर कर दिखा दिए हैं तो बाकी इसी प्रकार लिखकर आप आगे के प्रोसेस उसमें लिख सकते हैं कि यह दो त्रिभुज सर्वांगसम, यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम, इसलिए चारों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। ध्यान में रखिएगा, त्रिभुज का नाम लिखना जरूरी है। हमने एक कर कर दिखाया है। जब आप करेंगे, जब ये आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप सिर्फ एक दिखाएंगे, अब बाकी इसी प्रकार इस प्रकार लिखकर यहीं पर लिखकर छोड़ देंगे, अंत तक कर देंगे। परंतु अभी आपको रफ करने की आवश्यकता है। तो हमने एक यह जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, इसको हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। अब आप इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कीजिए अपने कॉपी पे और फिर इसको सिद्ध कीजिए। उसके बाद सभी ट्रायंगलों के नाम लिखिए और अंत में लिखिए कि अंततः सभी त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ध्यान से कीजिए। चलिए चलते हैं, यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। फिर से बता दे रहे हैं दोस्त, ये सिर्फ एक प्रोसेस अपनाएंगे। ये पैरेलल कैसे हुआ, ये पैरेलल कैसे हुआ, ये प्रोसेस एक अपनाएंगे। आगे बस लिख देंगे कि इसी प्रकार से यह चतुर्भुज और फिर यह चतुर्भुज में यह ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए आप लेकिन करेंगे कौन से हमने नाम लिख दिया है, यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर नाम लिखा है। इसमें आपको इस समांतर चतुर्भुज यह कैसे बनेंगे समांतर चतुर्भुज, प्रोसेस यही है, लेकिन आप अपने कॉपी पर करेंगे इसको DFCE। ध्यान से समझिएगा, DFCE को समांतर आपको सिद्ध करना है। कैसे होगा? सेम प्रोसेस यही लगेगा,
परंतु आप इसको आप अपने कॉपी पर कीजिएगा। उसके बाद ADEF ये दूसरा समांतर, 3 समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। इन तीनों समांतर चतुर्भुज में आपको ये चारों ट्रायंगल आपको नजर आ जाएंगे। अब आपको यह करना है और यह करना है, इनको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज कर कर दिखाना है। जिस प्रकार हमने यह ट्रायंगल, यह कहाँ गया, जिस प्रकार हमने BDFE को समांतर चतुर्भुज देखे आपने, हमने कैसे इसको दिखाया, उसी प्रकार आपको यह दोनों आपको कर कर रफ में दिखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अगर वीडियो को रिमाइंड कर लीजिएगा, आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर इसके आगे उदाहरण 8 है, उसे करेंगे, समझेंगे और तत्पश्चात हम चलेंगे अपने प्रश्नावली की तरफ। तो मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।